भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान जी, पीटीआई न्यूज़ और वीडियो सेवा में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। केंद्र सरकार ने भारतीय भाषाओं और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें भारतीय शिक्षा समागम और इस तरह के कई महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। तकनीकी शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमने एनईपी की एक प्रमुख रिकमेंडेशन रहा है पढ़ाने का और समझाने के माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए प्रारंभिक समय में। ये आगे चल के उच्च शिक्षा तक भी जाएगा। अगर मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में हमारी समझ की स्पष्टता होती है, तब तर्क, अनुसंधान और चिंतन प्रक्रिया में बहुआयामी दिशा जुड़ती है, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कहती है। अगर विषय की समझ, जिस भाषा में व्यक्ति या छोटा शिशु पहला शब्द सुनता है और पहला शब्द बोलता है, अगर उस भाषा में वो प्रारंभिक दिनों में पढ़ता भी है और लिखता भी है, तब उसकी क्रिटिकल थॉट प्रोसेस, कॉम्प्रिहेंड थॉट प्रोसेस की फाउंडेशन बड़ा मजबूत होती है। इसी फिलोसॉफी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी को भी रीजनल लैंग्वेज नहीं कहा। सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। सभी भाषाओं का समान मर्यादा है। हमारी देश की सभी भाषा भाषी बच्चों को विकास की प्रक्रिया में शामिल होने का समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय भाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था को महत्व दिया है। आपका गृह राज्य ओडिशा है। ओडिशा में कांग्रेस का जनाधार लगातार घटता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में सामने आई है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टी अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पाई, क्योंकि हाल के जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम सामने हैं। नहीं, उपचुनाव एक पार्टी की ताकत की पैमाना नहीं होता है। मैं अगर भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों की, बहुत पीछे में नहीं जाता हूं, पिछले 10 सालों की एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी होता था और दूर की तीसरे नंबर की पार्टी होता था। 2014 की लोकसभा और विधानसभा में हमारी पार्टी को औसत 20% वोट मिला था, अन्य पार्टियों को ज्यादा वोट मिला था और हम तीसरे नंबर पे थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 38% वोट मिला, जो 21% था वो 38% वोट मिला। विधानसभा में 18% वोट 32% तक वोट पहुंचा। ये तो पार्टी की ग्रोथ की इंडिकेशन है। और आगे जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी जैसे एक बड़ा पार्टी जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और मोदी जी की विश्वसनीयता देश में अगर हम समीक्षा करें, सर्वाधिक भरोसा और विश्वसनीयता का इलाका कोई रहेगा, 3-4 पॉकेट्स रहेगा सर्वाधिक, यानी 80-90% लोग समाज की किस पे ज्यादा भरोसा करते हैं तो मोदी जी पे करते हैं। उड़ीसा उसमें एक है। इसलिए मैं उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टमेटिक ग्रोथ की इतिहास आपको बताया, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की हमारी एजेंडा है, हमारी केंद्र सरकार की हुई कामों को उड़ीसा के घर घर तक ले जाना। उस काम पे पार्टी पूरी ताकत से जुटी है और लोगों की उसमें आशीर्वाद और भरोसा है, और हम उसमें बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रांत में अचानक नहीं बढ़ी, हमारी राज्य में भी अचानक नहीं बढ़ रही है, उसकी एक सिस्टमेटिक ग्रोथ हो रही है। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी ही राज्य की प्रमुख पार्टी बनेगी। आप पार्टी संगठन में काम करने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं और उड़ीसा में पिछले काफी समय से आप लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में आप पार्टी को कहां पाते हैं? पार्टी
लोकसभा में सर्वाधिक पिछले बार हम 2000 कहा कि 14 में हम 1 सीट जीते थे, हम 19 में 8 सीट जीते, ग्रोथ हुई। हम लोग 10 विधानसभा से 23 विधानसभा तक जीते, वो उतनी आशानुरूप नहीं रहा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की लक्ष्य रहता है उस राज्य में सत्ता में आके लोगों की सेवा करना, केंद्र में सत्ता में आके लोगों की सेवा को निरंतर बढ़ाना। आज तो हमारी राष्ट्रीय एजेंडा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश की सेवा की उनको अवसर मिले और उड़ीसा उसमें पूरी ताकत के साथ खड़े रहे, यही हमारी एजेंडा है। उस काम पे हम फोकस है। राज्य विधानसभा में भी उड़ीसा सत्ता तक जाए, सेवा उसके माध्यम से हम कर पाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाल में कुछ खबरें आई थी कि भाजपा राज्यसभा से अपने कुछ सांसदों को लोकसभा का चुनाव लड़ाने का मन बना रही है। अगर ऐसा है तो क्या आप चुनाव इस बार लड़ेंगे? निश्चित रूप में मेरे को अगर पार्टी अवसर देगी, मैं पहले भी निवेदन किया हूं पार्टी के सामने कि मैं इस बार उड़ीसा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहूंगा। अगर पार्टी मेरे को अनुमति देती है तो निश्चित रूप में मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उस आदेश को पालन करूंगा। विधानसभा चुनाव या राज्य नेतृत्व में, राज्य में पार्टी को नेतृत्व प्रदान करने के लिहाज से भी क्या आपका कुछ? देखिए, ये सारे विषय हमारी पार्टी को आप भी यहाँ जानते हो नजदीक से, ये सारे विषय इंटरव्यू के माध्यम से तय नहीं होती है। पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, पार्टी में ये सारा विषय में चर्चा करने के लिए प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जब समय आएगा तब करेंगे चिंता। संसद में हाल ही में आयोजित विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक सरकार ने पारित किया और इसको लेके कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए इसको लाया गया। जो राजनीतिक पार्टी तो राजनीतिक पार्टी होते हैं, उसकी किया हुआ काम पे लाभ भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होती है। वो क्या समाज सेवा में लगे हैं क्या वो लोग प्रवचन करते हैं क्या सिर्फ राजनीति में रह के? ऐसा तो नहीं है। उनके हाथ में लंबे तक देश की सत्ता रही, देश को सेवा करने का उनको भी अवसर मिला, उन्होंने नहीं कर पाया। महिला आरक्षण वाला विषय पिछले 3 दशकों में एक राजनीतिक प्रसंग बना है हमारे देश में, पार्टी के अंदर, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, सर्वोपरि समाज के अंदर। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी से लेके अपने पार्टी में महिलाओं की प्रतिनिधित्व को 33% सुरक्षित करके अपने जहां जहां राज्यों में दायित्व रहा उसमें 50% तक महिला आरक्षण करके, अगर हम केंद्रीय स्तर पर अगर हमको सौभाग्य मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक माताओं के लिए, बहनों के लिए राजनीतिक अधिकार देने के लिए दुनिया के अंदर एक मिसाल खड़ा किया, उनको तो कोई हाथ नहीं रखा था, बांध के रखा था कि आपने क्यों नहीं किया? आपने तो 2008 में लाया, उसको 2014 तक लैप्स होने दिया, विशेषकर कांग्रेस पार्टी। आपको कौन मना किया था? आप तो कभी निष्ठा नहीं रखे थे उसको करने में। अगर हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उसको किया है तो निश्चित रूप में उसकी समाज में हमारी प्रति तो आकर्षण, आदर बढ़ेगा। सिर्फ आरक्षण के लिए तो नहीं है। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी दायित्व में आए, तब से पहला भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरे दायित्व भारत की महिलाओं के प्रति ज्यादा रहेगा। उन्होंने जनधन बैंक खाता खुलाने से लेके, शौचालय निर्माण से लेके, या 2 दिन पहले 100 रुपया की सब्सिडी और बढ़ाना उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों तक। अगर आप पिछले 9-9.5 साल की एक एक कदम को दिखोगे, ये महिलाओं की हाथ मजबूत करना, उनकी सशक्तिकरण करना, उनकी सामाजिक सशक्तिकरण, अर्थनीतिक सशक्तिकरण करना और राजनीतिक सशक्तिकरण करने में एक सामग्री कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति दायित्व मोदी जी ने निभाया है। जिन लोग ये तो ईर्ष्या करते हैं बाकी लोग, आपको भी मौका मिला था, आपको मौका नहीं मिला था ऐसा नहीं। आपने राज्यों में, कई राज्यों में लंबे समय तक शासन में रहे। दिल्ली में वो जो खानदान 3-4 पीढ़ी तक समाज दायित्व में रहा, आपको कौन मना किया था करने के लिए? आपकी तो दायित्व सिर्फ परिवार की है।
और प्रधानमंत्री जी ने देश को अपना परिवार माना, वो अपने परिवार की दायित्व लिया, महिलाओं की दायित्व लिया। ये सिर्फ वोट की विषय नहीं है। वो हरियाणा में 2014 में जाके कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा में क्या था वुमेन मेन रेशियो 2014 में 700 750 महिलाएं होती थी 1000 पुरुषों की तुलना में। आज वो लगभग समान हो चुका है। ये दायित्व होता है। आज 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एलपीजी चूल्हा पहुंचा है। 5 लाख महिलाओं की जान चली जाती थी हर एक साल भारत में घरेलू धुएं के कारण। उनसे प्रधानमंत्री ने उनको मुक्ति दिलाई है। 12 करोड़ शौचालय बनाया। क्या हालत थी माताओं की देश में। इज्जत घर बनाया। बैंक खाता खुलाया तो महिलाओं के नाम पे खुलाया। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बना, महिलाओं के नाम पे बना। हर एक महीने में अर्न जाता है। किसको लाभ मिलता है? महिलाओं को मिलता है। आज हमारी सरकार महिलाओं के लिए इतने दायित्व लिया है। ये आज ग्लोबल मॉडल बन चुका है, विश्व भर में। इसलिए मोदी जी यहां तो नहीं अटके। उन्होंने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात कही है। डेवलपमेंट फॉर वुमेन नहीं, महिलाओं के नेतृत्व में डेवलपमेंट करना। इसलिए हमारी बाकी जो लोग आपत्ति करें उनकी एक राजनीतिक कुंठा है, ईर्षा है, उसके बारे में हम क्या कह पाएंगे। विपक्ष का कहना है कि ये पहले ला सकते थे, बाद में लाए। मैं तो हिसाब दिया ना कि भाई हमारी 9 साल की, मैं डे 1 की 2014 15 अगस्त हमारी सरकार को बनने में 2-2.5 महीने हुए थे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज्यादा दायित्व किसके लिया? तो महिलाओं के लिया। मैं मेरे देश में गरीब महिलाओं के घर में शौचालय बनाऊंगा। तो बाद में था क्या? वो तो पहला था। ये आरक्षण के बाद उन्होंने फिर परसों लिया है दायित्व, 100 रुपया की सब्सिडी पहुंचाया महिलाओं की बैंक खाते में। तो आप तो मैंने कहा ना कि आप दशकों तक ये तथाकथित विपक्ष की किसी ना किसी के हाथ में राज्य में नहीं तो केंद्र में दायित्व रहा। उनको कौन मना किया था करने के लिए? आप नहीं कर पाओगे, जो किया है उसको गाली दोगे। बिहार सरकार ने हाल ही में जातीय आधारित गणना के आंकड़े जारी किए हैं। इस पर राहुल गांधी जी का कहना है कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराएगी। इस पर आप क्या कहें? पहले राहुल गांधी जी बताए, उनकी खानदान की पार्टी, उनकी परिवार की पार्टी पिछले 75 साल का पहले एक बार पिछड़ों के बारे में ब्यौरा दे, गरीबों के बारे में ब्यौरा दे, रिपोर्ट करे क्या क्या किया उन्होंने। बाबा साहेब आम्बेडकर जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसीलिए इस्तीफा दिए कि नेहरू जी की आपत्ति थी काका कालेलकर कमेटी के बारे में। मंडल कमीशन को वीपी सिंह जी ने 90 दशकों में लागू किया। पार्लियामेंट की फ्लोर पे राहुल गांधी जी की पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पिछड़ों के बारे में संवैधानिक अधिकार देने वाले व्यवस्था को उन्होंने आपत्ति किया था, विरोध किया था। ये राहुल गांधी जी के पिताजी हैं, स्वर्गीय पिताजी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। इनके हाथ में 4 से 14 तक शासन था। तब तो ओबीसी कमीशन बना दे, संवैधानिक व्यवस्था में डालते। इन्होंने नहीं किया। अब आज ये कह रहे हैं कि भाई हम आके करेंगे, आप तो किया ही तो नहीं ना। और हमारी चीजों में हमारी प्रायोरिटी है समाज की वंचित वर्ग को, समाज में जो नीचे तबके में लोग रहते हैं, वो किसी भी जाति बिरादरी का हो। अभी हमने विश्वकर्मा योजना लाया, उसकी लाभ कौन सबसे ज्यादा लेगा? समाज के वंचित वर्ग लेगा। वो एससी होगा, वो एसटी होगा, वो ओबीसी होगा, वो गरीब होगा। गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब की कोई मजहब नहीं होती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब एक कल्याणकारी व्यवस्था चल रही है, गरीब कल्याण की एक अनोखा मॉडल, आज इसीलिए अभी G20 के प्लेटफॉर्म पे प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ हमारी देश की मॉडल के बारे में चिंता नहीं किया, देश की गरीबों के बारे में चिंता नहीं किया। उन्होंने विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी को इकट्ठा करके कहा, ग्लोबल साउथ की प्लेटफॉर्म बनाई। उन्होंने कहा कि आपकी अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। भारत की गरीब कल्याण मॉडल
गरीबों को भारत में प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल दुनिया से जोड़ा। आज देखिए डिजिटल पेमेंट कौन कर रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है, डिजिटल दुनिया की सबसे फायदा कौन ले रहा है। सामाजिक न्याय डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से सबसे ज्यादा किसी में सामाजिक न्याय की उत्तर मिलता है तो गरीबों के लिए। आज जो लोग दायित्व में रह के कर नहीं पाए हैं, फिर महिला वाला विषय जैसा है, आपने चिंता नहीं किया, जो चिंता कर रहे हैं उसको गाली दो, उसके ऊपर आपके हताशा भाव को प्रकाश करो। इसकी नाम मौका परस्ती है, इसकी नाम अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है। आप जब करते तो कुछ कहते ना, किए तो नहीं है। अब जब आएंगे तब तो लोगों को तो आपको लाना ही नहीं है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या INDIA गठबंधन भाजपा नीत एनडीए के लिए वास्तविक चुनौती है, जैसा विपक्ष दावा कर रहे हैं? मैं इसको चुनौती मानता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग कोई भी चुनाव को सहज से लेते नहीं है। हमारी सामान्य कार्यकर्ता से सर्वोच्च नेता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको खुद लीड करते हैं, सामने से लीड करते हैं, अपने की हुई कामों की विवरा देते हैं, उनको लोगों को निवेदन करते हैं, रिपोर्ट कार्ड देते हैं और विपक्ष की गुमराह करने वाले बातों को उजागर करते हैं, उनकी दोगलेपन को उजागर करते हैं। इसलिए हम कोई भी बेमन की गठजोड़ है, मौका परिस्थिति की गठजोड़ है, घमंडिया गठजोड़ है, स्वार्थियों का गठजोड़ है। वो करे, कोई भी गठजोड़ करे, हमें आपत्ति, लेकिन हम कोई भी चुनाव को अथक परिश्रम करके लोगों के आशीर्वाद पाने का काम करते हैं। इस बार भी करेंगे। विपक्ष का एक आरोप है कि भाजपा नीति केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय ईडी को भाजपा चुनाव कार्यालय की तरह इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जो लोग गड़बड़ काम करेंगे, दिल्ली में शराब नीति के घोटाला, शराब नीतिकरण घोटाला जो प्रमाण आधारित आज सामने आ रहा है, तो क्या आपको छोड़ देते? गरीबों की पैसा लूटोगे, धोखाबाजी करोगे। आप भारत की बैंकों की क्या हालत करके रखा था? फोन पे दबाव डाल डाल के बैंक की लीडरशिप को, आपने बैंकों को दिवालिया कर दिया। भारत की एजेंसियां छोड़ देता आपको। आज भारत की बैंक प्रॉफिट कर रहे हैं, आपको आपत्ति उसी में हो रहा है। ये सारा विषय को अगर एक सामग्री की तरह आप देखोगे, जो लोग गड़बड़ी किए हैं उनको दंड मिलना ही मिलना है। ये डर उनको सता रहा है, इसीलिए वो पैंतराबाजी कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न सर, जल्द ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरह? मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहूं, हम ये चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, अच्छे मतों की सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीटीआई न्यूज और वीडियो सेवा के लिए दीपक है।